Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss a very important chapter, class 9, chapter 1, why democracy. In this chapter, we will discuss about the democracy. Let's start. दोस्तों, डेमोक्रेसी के बारे में जब भी हम इसकी डिफिनीशन की बात करते हैं तो सबसे पहला डिफिनीशन ये सामने आता है, वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, मींस अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव दैट इज नोन एज द डेमोक्रेसी। एक ऐसी सरकार जहां पे लोग अपना नेता खुद ही चुने, उसे ही हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। लेकिन क्या ये पूरी तरह से सही है? आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दोस्तों, सबसे फर्स्ट जो एग्जाम्पल है ये है पाकिस्तान से हम लेके चलते हैं। पाकिस्तान में 1999 में परवेज मुशर्रफ के द्वारा एक मिलिट्री कॉप किया गया। मिलिट्री कॉप, इस मिलिट्री कॉप यानी कि तख्ता पलट हम कह सकते हैं, सैन्य तख्ता पलट, और इस तरह से उन्होंने वहां पे शासन को संभाल लिया। ठीक है, बाद में इसे आगे चल के उन्होंने खुद को डिक्लेयर किया वहां का प्रेसिडेंट। ठीक है दोस्तों, और 2002 में इन्होंने एक रिफरेंडम कराया, यानी लोगों के सहयोग से, लोगों के द्वारा इन्होंने अपने पावर को 5 सालों के लिए एक्सटेंशन करा लिया। अब इस तरह से पाकिस्तान पे इनका मिलिट्री शासन चल रहा था, इनका खुद का एक तानाशाही चल रहा था। जब मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा, तरह तरह के पार्टियों के द्वारा जब विरोध किया गया, ऐसे सिचुएशन में परवेज मुशर्रफ दबाव में आके फाइनली एक इलेक्शन कराते हैं। ठीक है दोस्तों, परवेज मुशर्रफ जो कि वहां के प्रेसिडेंट थे, नोट कर लेते हैं यहां पे, परवेज मुशर्रफ ये वहां के प्रेसिडेंट थे और इन्होंने एक इलेक्शन कराया। ठीक है दोस्तों, इस इलेक्शन में लोगों के द्वारा वोटिंग होती है, सारे जो लोग होते हैं वो लोग वोट देते हैं और फाइनल लोगों के द्वारा एक रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया जाता है, जिसे हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। ठीक है, एक पीएम चुन लिया गया, रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया गया। तो इस तरह से अभी हमने डिफिनेशन देखा कि वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, यहां पे लोग अपना नेता चुन रहे हैं, अपना पीएम चुन रहे हैं। तो क्या ये डेमोक्रेसी है? जी नहीं, क्योंकि यहां पे हम पाते हैं दोस्तों कि अगर परवेज मुशर्रफ की बात करते हैं तो फाइनल भले ही लोगों ने अपना नेता चुना है, भले ही लोगों ने अपना नेता चुना है, लेकिन अभी भी यहां पे पावर किसके हाथ में? यहां पे पावर है परवेज मुशर्रफ के हाथों में। तो क्या हम इसे डेमोक्रेसी बोलेंगे? जी नहीं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? देखिए, यहां पे लोगों ने भले ही अपना नेता चुना है, लेकिन ये नेता, ये इलेक्शन किसके द्वारा करा गया है? इस परवेज मुशर्रफ के द्वारा। तो फाइनली इसे हम डिक्टेटरशिप के अंतर्गत ही मानेंगे, इसे किसी तरह से हम डेमोक्रेसी के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे ये डिफिनीशन पूरी तरह से सही नहीं है। इसके साथ एक और डिफिनीशन ऐड होता है, और वो डिफिनीशन क्या है? वेयर पीपुल इलेक्ट देयर गवर्नमेंट, अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड, और इसके आगे थोड़ा सा ऐड होता है, ये क्या होता है? एंड फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय दैट रिप्रेजेंटेटिव। एंड फर्स्ट पॉइंट, फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय दैट रिप्रेजेंटेटिव, तब जाके ये पहला डिफिनेशन पूरा होता है। ठीक है दोस्तों, अभी अभी हमने क्या देखा कि परवेज मुशर्रफ जो कि तख्ता पलट करके वहां की सत्ता संभाल लेते हैं, इलेक्शन वो कराते हैं, लोगों के द्वारा वोट दिया जाता है, लोगों के द्वारा एक पीएम चुना जाता है, लेकिन ये पीएम इंडिपेंडेंट रूप से अपना डिसीजन नहीं ले सकते। ये पीएम किसके अंडर में फैसला लेते हैं? वहां के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ के अंडर में। तो फिर ये पूरी तरह से डेमोक्रेसी का डिफिनीशन नहीं है। डेमोक्रेसी का डिफिनीशन क्या होता है? अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड द फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय दैट रिप्रेजेंटेटिव, और अंतिम फैसला किसके द्वारा लिया जाए? लोगों के द्वारा चुने हुए उस रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा लिया जाए। तो हम कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी है। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। आइए एग्जाम्पल एक दूसरा हम देखते हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल है चाइना। फर्स्ट है चाइना से लेते हैं। चाइना में दोस्तों वहां का एक रूल है कि वहां पे कम्युनिस्ट पार्टी का काफी ज्यादा वर्चस्व है। कम्युनिस्ट पार्टी दोस्तों, जब भी वहां पे इलेक्शन में किसी भी कैंडिडेट को वहां पे कंटेस्ट करना होता है, खड़ा होना होता है, तो पहले उन्हें इस कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ता है। परमिशन। और ये कम्युनिस्ट पार्टी कभी किसी भी पार्टी को, अदर पार्टी को परमिशन देते नहीं है। ये हमेशा उन्हीं पार्टियों को परमिशन देते हैं जो कि इनके अभिन्न अंग होते हैं, इनके पार्ट होते हैं या इनसे रिलेटेड होते हैं। जैसा कि अगर हम इलेक्शन की बात करते हैं, 2002-3 इलेक्शन की बात करते हैं, तो उसमें चाइना ने 8 पार्टियों को
परमिशन दिया था इलेक्शन में खड़े होने के लिए, और वो 8 पार्टियां कौन थी? वो इन्हीं कम्युनिस्ट पार्टियों की ही पार्ट थी, इन्हीं के हिस्से थे, इन्हीं के हम कह सकते हैं सब पार्टियां थी। यानी कि उन 8 में से टोटल 8 पार्टियों को इन्होंने अलाउ किया था। यानी कि उन 8 पार्टियों में से कोई भी अगर जीतता है तो हम कह सकते हैं कि वहां पे जीत किसकी हो रही है? कम्युनिस्ट पार्टी की हो रही है। तो फिर ये डेमोक्रेसी के अंतर्गत कैसे आएगा? डेमोक्रेसी का पहले डिफिनेशन हमने क्या देखा? डेमोक्रेसी का मतलब लोग मतलब बिल्कुल फ्री रूप से अपना नेता चुन सके। लेकिन यहाँ पे फ्रीडम है कहां? यहाँ पे लोगों को इलेक्शन में खड़ा होने से पहले कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे हम डेमोक्रेसी नहीं पाते हैं। तो यानी यहाँ पे एक चीज आता है कि परमिशन लेना पड़ रहा है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी कि कोई परमिशन नहीं, यहाँ पे फ्री होना चाहिए। और दूसरा एग्जाम्पल हम आते हैं, ये आता है मैक्सिको का। मैक्सिको दोस्तों, मैक्सिको जो है एक देश है जो कि 1930 में ये इंडिपेंडेंट हुआ था, आजाद हुआ था। ठीक है, और तब से लेके कंटिन्यू 2000 तक अब तक सिर्फ और सिर्फ वहां पे एक ही पार्टी का वर्चस्व रहा, एक ही पार्टी लगातार सत्ता में रही, जीतते आई, जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी माना जाता है कि यही पार्टी लगातार तब से शासन करते आ रही है। हालांकि यहां पे भी वोट होता है, इलेक्शन होता है, हर 6 साल पे यहां पे वोटिंग होती है। ठीक है दोस्तों, हर 6 साल पे वोटिंग होती है प्रेसिडेंट के लिए, लेकिन वहां पे हर साल इन्हीं लोगों का शासन होता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है ये PRI जो है अपने डर्टी ट्रिक्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है। ये हमेशा गलत रास्तों का यूज करते हैं अपने इलेक्शन को जीतने के लिए। ठीक है, जैसे जैसे इनका काम क्या होता है, इन्होंने सबसे पहले ये इलेक्शन के टाइम में जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल लोग होते हैं उनको फोर्स करते हैं कि वो इनकी पार्टी को वोट दें। जो भी टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको फोर्स किया जाता है कि वो सारे पेरेंट्स को जबरदस्ती हमारी पार्टी को वोट दिलवाएं। ठीक है, और वो लोग इनकी पार्टी के मीटिंग को भी अटेंड करें। साथ ही साथ मीडिया को फोर्स किया जाता है, प्रेशराइज किया जाता है कि वो इनकी कमियों को कभी ना बताएं, सिर्फ और सिर्फ इनकी प्रशंसा करें और विपक्षी पार्टियों के बारे में सिर्फ उनको क्रिटिसाइज करें। ठीक है दोस्तों, यानी मीडिया के ऊपर भी इन्हीं का कंट्रोल होता है। और तो और कई बार लास्ट टाइम में ये इलेक्शन का जो वोटिंग वाला जगह होता है, वो वोटिंग बूथ होता है, उनको ये चेंज कराते हैं जिससे मैक्सिमम लोग वोट न दे पाए, और ये अपने कैंडिडेट के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च करते हैं। तो कुल मिला के हम पाते हैं कि ये मैक्सिको में ये जो भी इलेक्शन होता है PRI हर बार जीतती है, लेकिन यहाँ पे ये डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं, यानी कि यहाँ का जो इलेक्शन है वो फेयर नहीं होता है। ठीक है, हम 2 एग्जाम्पल अगल बगल देख रहे हैं। यहाँ पे दिक्कत क्या है? परमिशन लेना पड़ता है, यानी यहाँ पे फ्री नहीं है। और दूसरा, यहाँ पे इलेक्शन सब कुछ तो होता है लेकिन यहाँ पे फेयर नहीं होता है। तो इन दोनों पॉइंट को अगर हम मिला के बोलते हैं तो फाइनली जो हमारा सेकेंड पॉइंट आता है वो क्या है, वो हम देखते हैं दोस्तों कि there should be free and fair election। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो डिफिनेशन है वेयर पीपुल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, केवल इतना ही कंप्लीट नहीं है। इनके अलावा आता है फाइनल डिसीजन शुड बी टेकन बाय दैट रिप्रेजेंटेटिव एंड देयर शुड बी अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन। फ्री का मतलब जैसा चाइना में किसी से हमें परमिशन की जरूरत नहीं लेनी है, और फेयर का मतलब एक ईमानदारी के तरीके से, ईमानदारी के द्वारा हमें उस इलेक्शन को कंडक्ट कराना। जैसा कि वहां पे अभी हमने देखा PRI डर्टी ट्रिक्स के लिए काफी ज्यादा फेमस है, तो वो भी हम उसे डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं मानेंगे। ठीक है, अब आइए दोस्तों तीसरा हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है इसके अंतर्गत? कुछ एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल में आता है कि 2015 में सऊदी अरब में महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं था। यह फर्स्ट एग्जांपल आता है। सेकंड में हम देखते हैं कि एस्टोनिया एक देश है, इस देश में रशियन जो माइनॉरिटी के लोग हैं, रशियन माइनॉरिटी के जो लोग हैं, इनको बड़ी मुश्किल से वोटिंग का अधिकार मिलता है या फिर वोटिंग का अधिकार नहीं मिलता है। और थर्ड हम देखते हैं फिजी एक देश है, वहां पे जो इंडियन फिजी लोग रहते हैं, इन इंडियन फिजी को वोटिंग का अधिकार तो है, लेकिन इनका जो वोटिंग का रेशियो है, वोटिंग के जो वैल्यू है, वो वैल्यू वहां के फिजी इंडिजीनियस जो फिजी हैं उनकी अपेक्षा काफी कम होता है। यानी इंडियन लोगों के कई वोटों के बदले में इनका सिर्फ एक वोट होता है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे दोनों लोगों के वोटिंग का वैल्यू सेम नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से हम देखते हैं कि इस डेमोक्रेसी को हम कैसे डेमोक्रेसी बोलेंगे, जहां पे महिलाओं को वोटिंग का अधिकार ही नहीं है, कुछ माइनॉरिटी वालों को वोटिंग का अधिकार
अधिकार ही नहीं है। और तो और यहाँ अगर वोटिंग का अधिकार भी है तो इन लोगों को इक्वल वोटिंग का वैल्यू नहीं है, तो इसे भी हम डेमोक्रेसी के अंतर्गत नहीं मानेंगे। तो इसी वजह से दोस्तों थर्ड पॉइंट हमारा आता है कि देयर शुड बी वन पर्सन वन वोट एंड वन वैल्यू, यानी ये हमारी थर्ड पॉइंट आती है क्या, कि अगर डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी where people elect their representative, final decision should be taken by that representative, free and fair election and one person one vote one value। आइए दोस्तों अब हम फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ का सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं जिम्बाब्वे से। दोस्तों जिम्बाब्वे एक देश है जो कि 1980 में आजाद हुई थी और इसकी आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा योगदान निभाया था एक पुरुष ने जिसका नाम था रॉबर्ट मुगाबे। और इसीलिए इनकी पार्टी तब से लगातार हर साल इलेक्शन में, सिर्फ हर इलेक्शन में इन्हीं की पार्टी जानू पीएफ, ये पार्टी लगातार इलेक्शन में जीतते आई है। रॉबर्ट मुगाबे काफी ज्यादा पॉपुलर पर्सन है और इनकी पॉपुलरिटी के लिए ये हर साल इलेक्शन में जीतते आ रहे हैं। सिर्फ यही रीजन नहीं था, साथ ही साथ माना जाता है ये कुछ डर्टी ट्रिक्स ये भी अपनाने का काम करते थे। जैसे ये अपने अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हमेशा उन लोगों को काफी ज्यादा प्रताड़ित किया करते थे, ठीक है। उनकी जब भी मीटिंग होती थी उनको इंटरप्ट करने की ये कोशिश किया करते थे और साथ ही साथ मीडिया को, टेलीविजन को, सबको अपने कंट्रोल में रखते थे। हमेशा विरोधी पार्टियों की क्रिटिसाइज करने के लिए ये उनको प्रेरित करते थे, ठीक है दोस्तों। और इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कई बार छेड़छाड़ किया और कॉन्स्टिट्यूशन में इन्होंने बार बार प्रेसिडेंट की पावर को काफी ज्यादा बढ़ाते गए, जो कि प्रेसिडेंट ये खुद थे। और साथ ही साथ इतना पावर बढ़ा दिया कि अब ये किसी के लिए अकाउंटेबल नहीं थे, यानी जवाबदेह नहीं थे। तो इस तरह से इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी छेड़छाड़ किया। डिमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट, इसको इन्होंने इलीगल घोषित कर दिया था, यानी अब कोई भी इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों इनका सोचना क्या था कि चूंकि ये पॉपुलर थे, लोगों ने इन्हें चुना था, तो इसका मतलब क्या कि ये अब जो चाहे वो कर सकते हैं। क्या यही डेमोक्रेसी है? जी नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब जनता ही सब कुछ है। अगर जनता ने आपको चुना है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं, ये गलत है। लोगों का अधिकार सर्वोपरि है, ठीक है। तो आइए हमारा फोर्थ पॉइंट आता है फिर रूल्स ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ठीक है दोस्तों। यानी कि रूल्स ऑफ लॉ, नियम कानून सर्वोपरि हैं, एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, यानी लोगों के अधिकार, लोगों के जो मूलभूत अधिकार है, इनकी रक्षा करना ये सर्वोपरि है। यानी चाहे वो कोई भी नेता हो, कितना भी ज्यादा पॉपुलर हो, अगर लोगों ने उन्हें चुना है तो वो अपने पावर को मिसयूज न करें, उन्हें अपने दायरे में ही काम करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो सर्वशक्तिमान हो गए, वो जो चाहे वो कर सकें। अगर ऐसा है तो फिर उसे हम डेमोक्रेसी के तहत नहीं लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो फाइनली डेमोक्रेसी का डिफिनेशन क्या बनता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है a form of government where people elect their representative and the final decision should be taken by that representative. There should be one person, one vote, one value. There should be election free and fair manner. And fourth कहता है कि elected representative should follow the rules of law and respect for rights. ये 4 पॉइंट अगर हम मिला देते हैं तब जाके हमारा कंप्लीट डिफिनेशन तैयार होता है डेमोक्रेसी का, ठीक है दोस्तों। अब आइए हम डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं। कुछ आर्गुमेंट्स जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में हैं और कुछ आर्गुमेंट्स जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी, यानी कि अब हम बात करते हैं आर्गुमेंट जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि इस डेमोक्रेसी में जो लीडर है वो बार बार चेंज होता रहता है। जब भी इलेक्शन होगा 5-5 साल पे लीडर बार बार चेंज होता रहता है, जिसके वजह से वहां पे एक तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, ठीक है दोस्तों। बोलता है कि लीडर्स कीप चेंजेज, जिनकी वजह से यहां पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है, अस्थायित्व आती है। ये पहला ये आर्गुमेंट बताता है जो कि डेमोक्रेसी के विरोध में बोलता है, क्योंकि बार बार जब चेंज होगा तो यहाँ पे एक तरह से इंस्टेबिलिटी होगा, अस्थायित्व होगा, कोई स्थायी नहीं होता है। जबकि मोनार्की सिस्टम में, राजशाही सिस्टम में एक राजा होता है, जब तक जिंदा रहता है, जब तक जीवित रहता है, जब तक कि वो अपने उत्तराधिकारी को राज सिंहासन न दे, तब तक वो ही वहां का राजा होता है। तो ये दोनों में अंतर है। तो ये चीज यहाँ पे इसके अगेंस्ट में बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट कहता है कि टोटल जो भी डेमोक्रेसी है ये बेस्ड होता है किस चीजों पे? पॉलिटिकल कंपटीशन पे। डेमोक्रेसी में सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल कंपटीशन की बात होती है। ये पूरी तरह से पॉलिटिकल कंपटीशन पे बेस्ड होता है। यहां पे मोरालिटी, नैतिकता, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती है। नो
मोरालिटी, यहां पे मोरालिटी नाम की कोई चीज नहीं होती है, मतलब नैतिकता की कोई बात नहीं होती। अक्सर होता है कि बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती हैं कि मतलब वो इंसानियत के लिए तो बहुत बुरी होती है, लेकिन पार्टी एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं कि नहीं ये इस पार्टी ने किया, ये इस पार्टी ने किया, जो कि ये काफी गलत है। पहली बात तो इंसानियत सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन, पॉलिटिकल कंपटीशन में ये सिर्फ एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जो कि ये पूरी तरह से गलत है। थर्ड बात कहता है कि जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हर चीज डिस्कशन, डिबेट, मतलब जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, या फिर विधानसभा है, विधान परिषद है, जो कोई भी नियम कानून बनना होता है या कोई भी ऐसा मुद्दा होता है तो उसमें डिबेट और डिस्कशन काफी ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, और डिबेट और डिस्कशन जब भी होगा तो इसमें काफी ज्यादा डिले होता है, काफी ज्यादा लेट होता है, इसमें डिस्कशन की वजह से काफी ज्यादा डिले होता है। जैसे कि हम बात करते हैं, अगर कोई तानाशाह हो, डिक्टेटर हो, या फिर कोई राजा हो, तो उसको क्या है, कोई भी डिसीजन लेना हो सीधे 1 मिनट के अंदर वो डिसीजन ले सकता है कि हाँ ये काम करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेमोक्रेसी में, तो कोई भी इंडिपेंडेंट रूप से डिसीजन नहीं ले सकता, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे कोई भी। उससे पहले उन्हें डिबेट डिस्कशन करना पड़ेगा, इसके प्लस पॉइंट, इसके माइनस पॉइंट, इन सब को लेकर चलना पड़ेगा, तो इसमें काफी ज्यादा डिले तो होता ही है। फोर्थ पॉइंट कहता है कि डेमोक्रेसी चूंकि ये पॉलिटिकल कंपटीशन और ये पॉलिटिकल एक स्ट्रक्चर के ऊपर निर्धारित रहता है, निर्भर करता है, तो इसी वजह से इसमें करप्शन की काफी ज्यादा चांसेस होती हैं, जो कि डिक्टेटरशिप और मोनार्की सिस्टम में कभी भी नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये इसका एक वीक पॉइंट है कि इसमें करप्शन की काफी ज्यादा चांसेस होती हैं। और फिफ्थ पॉइंट ये बोलता है कि इसमें मैक्सिमम लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जैसा कि अक्सर हम लोग देखते हैं कि कई जगहों पे इलेक्शन होता है और लोगों को पैसे देके खरीद लिया जाता है, या फिर उन्हें कुछ सामान देके, कुछ चीजें देके उन्हें अपने पक्ष में कर लिया जाता है, उनके वोट को खरीद लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, रियल में उन्हें पता ही नहीं होता है कौन सी पार्टी अच्छी है, कौन सी पार्टी बुरी है, जो जिस तरफ उन्हें खींच ले जाता है वो बेचारे चले जाते हैं। तो इस तरह से एक आम आदमी को, एक कॉमन पीपुल को पता ही नहीं है कि common people do not know their interest about their इंटरेस्ट, उन्हें अपने इंटरेस्ट के बारे में, उन्हें अपने वेलफेयर के बारे में क्या सही है क्या गलत है ये सब पता ही नहीं होता। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है, आर्गुमेंट्स है जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं ऐसे पॉइंट्स जो कि डेमोक्रेसी के फेवर में है, उनके पक्ष में जो बातें करते हैं। आइए दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी के फेवर में आर्गुमेंट कौन कौन सी चीजें हैं। सबसे पहला चीज दोस्तों, हम अगर बात करते हैं चाइना की, एक एग्जांपल है चाइना। चाइना में 1958 से लेके 61 के बीच में एक अकाल पड़ा था, एक बहुत बड़ा सूखा, बहुत ज्यादा इसमें लोगों की मतलब जान माल की क्षति हुई थी। हम कह सकते हैं कि 3 करोड़ लोगों की मृत्यु हो गई थी चाइना में। सोचिए कितना बड़ा, एक तरह से हम कह सकते हैं ये प्राकृतिक आपदा थी। लेकिन उसी समय इंडिया में भी सेम सिचुएशन था, लेकिन इंडिया में ये मृत्यु की संख्या इतनी नहीं थी, बल्कि काफी कम थी। कारण दोनों में अंतर क्या है, दोनों की जनसंख्या लगभग एक समान ही है, बस अंतर यह था कि यहां पे मैंने पहले ही बताया वन पार्टी सिस्टम यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी का, जबकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। ठीक है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब जिन जिन राज्यों में जो जो क्षेत्र प्रभावित हुए वहां पे सरकार के द्वारा, सरकार के अभिन्न अंगों के द्वारा वहां पे तत्काल कार्यवाही हुई, सारे लोगों ने तुरंत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझी, तुरंत लोग अकाउंटेबल हुए, मतलब मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा काफी आवाज उठाया गया और हर जगह पे यथासंभव मदद पहुंचाई गई, और इस वजह से यहाँ पे इतनी ज्यादा मृत्यु इंडिया में नहीं हुई। जबकि यहाँ पे ऐसे सरकार की कोई भी बात नहीं है, यहाँ पे बस एक तरफा सरकार है, यहाँ पे किसी को इतना ज्यादा फ्रीडम नहीं दिया गया कि कोई भी आवाज उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो फाइनली आता है जो सबसे पहला पॉइंट आता है, और वो है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही, मतलब कि अगर लोगों ने चुना है सरकार को, तो सरकार की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हों, यानी उन्हें जनता को जवाब देना पड़ेगा। चाहे कोई भी चीज, कोई भी नियम कानून बनाते हैं और अगर जनता को
मतलब जनता पूछती है तो उनकी ये पूरी जिम्मेदारी है कि ये उनके प्रति जवाबदेह हों, ठीक है। यानी कोई भी इनका फैसला पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए सरकार के डिसीजन में, जनता को पता होनी चाहिए कि सरकार क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। सेकंड पॉइंट कहता है कि हाँ भले ही डिले होता है, जो कि हमने अभी इसके अगेंस्ट में पढ़ा कि हाँ वहां पे डिले होता है, लेकिन दोस्तों डिले होता है तो वहां पे काफी ज्यादा डिबेट और डिस्कशन भी तो होता है, और जहां पे डिस्कशन होगा तो इसके प्लस और माइनस यानी अच्छी और बुरी हर पॉइंट के बारे में बात होगी, और फाइनल जो डिसीजन निकाला जाएगा वो बेस्ट होगा, सुपीरियर होगा। तो हाँ ये डिले में हमने अभी वीकनेस में पढ़ा था कि डिले होता है, लेकिन अगर हम इसके फेवर में बात करते हैं तो इसमें काफी ज्यादा डिस्कशन होता है, और इसकी वजह से जो इसका डिसीजन आता है वो डिसीजन या जो भी इसका निर्णय होता है वो फाइनली बहुत ही अच्छा नेचर का यहाँ पे डिसीजन निकलता है, यानी इसका डिसीजन जो होता है वो बेस्ट होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसके फेवर में एक बात आती है, ठीक है दोस्तों। थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जैसा हमारे देश में बात करते हैं, इंडिया में तरह तरह के जाति धर्म हर तरह के लोग हैं, यहाँ पे विभिन्नताओं में एकता की बात करते हैं। तो इस देश में सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक रास्ता है जिसके द्वारा लोगों के बीच में इट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट एमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, अलग अलग तरह के कम्युनिटी के लोग हैं यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, तरह तरह के लोग हैं, अगर सिंपल से किसी एक समुदाय को हमने गद्दी दे दिया या सरकार बनाने की इजाजत दे दी, तो क्या बाकी जो अलग कम्युनिटी के लोग हैं क्या वो सहमत होंगे? कभी नहीं। इस तरह से इन लोगों के बीच में आपस में मनमुटाव होगा, कॉन्फ्लिक्ट वहां पे काफी ज्यादा एराइज होगा, ठीक है। तो ये तो सही नहीं है। तो इसीलिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब लोग अपना नेता खुद चुने, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी सारे लोग अपना वोट दें, जिनमें बहुमत होगा, जिनकी संख्या ज्यादा होगी, उनकी अपनी सरकार होगी। और इस तरह से कोई किसी पे दोष नहीं कर सकता कि नहीं ये गलती से सरकार आया है, तुम लोगों ने पक्षपात किया है, या तुम लोगों ने किसी तरह का एक तरफा हम लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता, ठीक है दोस्तों। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है? डेमोक्रेसी। इट रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट कहता है कि फोर्थ पॉइंट ये बोलता है कि डेमोक्रेसी जो है ये अपनी गलतियों को सुधारने के लिए, अपनी मिस्टेक्स जो भी किए रहते हैं इनको सुधारने के लिए इनके पास काफी ज्यादा समय होता है। दोस्तों डेमोक्रेसी में अगर कोई डिसीजन लिया जाता है और वो अगर जनता के फेवर में नहीं हो, जनता के हित में नहीं हो, तो मीडिया के द्वारा, लोगों के द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया जाता है, और फाइनली अपने द्वारा की हुई गलतियों को सुधारने का एक बहुत ही बेहतर मौका होता है इस डेमोक्रेसी के पास, ठीक है। और दोस्तों फाइनल वो डेमोक्रेसी या तो अपनी की हुई गलतियों को दोबारा उसमें सुधार कर लेती है, या फिर उस नियम कानून को जो कि लोगों के हित में नहीं है उनको ये पूरी तरह से हटा देती है, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट है कि काफी ज्यादा चांस होता है, गुड चांस टू करेक्ट मिस्टेक्स, जो भी मिस्टेक्स इनके द्वारा हो गई है उनको करेक्ट करने का काफी ज्यादा चांस होता है। और लास्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि ये जो है एक आम आदमी के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक आम आदमी को यही चाहिए कि उनकी डिग्निटी, उनकी इज्जत, इनकी रक्षा हो, और ये डेमोक्रेसी ही है जो कि प्रोटेक्ट करता है द डिग्निटी ऑफ अ कॉमन पीपुल। ये आम आदमी के डिग्निटी की रक्षा करता है सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है डेमोक्रेसी में सबको वोटिंग का अधिकार हो, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या बोलता है कि 18 साल से ऊपर के हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, समुदाय कहीं का भी हो, किसी भी कलर, जेंडर का हो, ठीक है, कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो यानी कि सबको वोटिंग का अधिकार है इस डेमोक्रेसी में, वो गरीब हो, अमीर हो, मंत्री हो, भिखारी हो, कोई भी हो, सबको वोटिंग का अधिकार है। तो एक आम आदमी, एक रिक्शा वाला, एक नीचे तबके का कोई इंसान है, इसको सम्मान मिलता है, यहाँ पे बड़े लोगों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलने का मौका मिलता है, यानी इनकी डिग्निटी, इनके सामने बड़े बड़े मंत्री आके हाथ जोड़ते हैं, इनके सामने रिक्वेस्ट करते हैं, और यहाँ पे इनके पास पावर होती है कि ये किसको उस सरकार की कुर्सी, मतलब सरकार बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपे।
तो इससे बढ़ के इज्जत क्या होती है? और ये डिग्निटी इन्हें कौन देता है? सिर्फ और सिर्फ डेमोक्रेसी। जबकि डिक्टेटरशिप और मोनार्की में कोई जनता से इतना कुछ पूछने नहीं जाता, वहां पे सीधे सी बात है, जिनके हाथ में पावर है वो वहां का सत्ता संभाल लेता है। लेकिन डेमोक्रेसी में इनके हाथ में ये होता है। और आपको पता होना चाहिए, इंडिया जैसे देश में मैक्सिमम जो वोट्स होते हैं वो गरीबों की संख्या के ऊपर ही निर्भर करती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम पाते हैं कि आर्गुमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी में फर्स्ट है कि ये जो सरकार होती है वो अकाउंटेबल होती है, लोगों के प्रति जवाबदेह होती है और रिस्पॉन्सिव होती है, यानी लोगों के लिए कोई भी काम अगर ये सही करे चाहे गलत करे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये सरकार लेती है। सेकंड है कि भले इसमें डिले होता है, लेट होता है, लेकिन ये डिस्कशन पे आधारित होता है और डिस्कशन की वजह से जो डिसीजन आता है, क्योंकि इसमें अच्छा बुरा हर पॉइंट के ऊपर ध्यान रखा जाता है, तो इसलिए डिसीजन बेस्ट क्वालिटी का होता है। थर्ड कहता है कि ये जो भी तरह तरह की कम्युनिटीज इनके बीच में अगर किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने का सबसे बेटर रास्ता है कि वो लोग खुद अपना नेता चुने, दैट इज द डेमोक्रेसी। फोर्थ कहता है कि यहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा चांसेस होता है कि अगर डेमोक्रेसी में कोई गलती हुई हो तो उस गलती को सुधारने का एक बेहतर मौका होता है इस डेमोक्रेसी में। ठीक है, क्योंकि इसमें मीडिया, जनता सब फ्री होते हैं, कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है। और लास्ट पॉइंट कहता है इट प्रोटेक्ट द डिग्निटी, यानी एक आम आदमी की डिग्निटी को संभालने का, उसकी रक्षा करने का ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ कौन देता है? डेमोक्रेसी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर पूरी तरह से समझ में आया होगा। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही है और जल्दी हम आपके सामने लेके आएंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सामने बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। Thank you so much.